जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 8। दोस्तों चैप्टर चल रहा है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। आवेशों के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने ली है, आवेशों के गुण हमने पढ़े हैं और भी कई सारी आवेशन की जो विधियां हैं वो भी हमने देखी है। दोस्तों आज इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको अगले वीडियो में बोला भी था कि इसका जो लास्ट टॉपिक है वो हम करेंगे। दोस्तों लास्ट टॉपिक क्या है ये भी आप जान लीजिए। यदि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, हम पहले एक समान विद्युत क्षेत्र की बात कर चुके हैं कि एक ऐसा विद्युत क्षेत्र या एक ऐसी जो रेखाएं उस विद्युत क्षेत्र में चलती है, अगर उन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई तो वो स्पर्श रेखा उसकी दिशा को बताती है, और यदि वो दिशा सब जगह समान हुई तो वो विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। तो बस उसी की मैं बात करने जा रहा हूं। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। दोस्तों बल आघूर्ण क्या है ये बात हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, और अभी मैं आपको कहने जा रहा हूं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई द्विध्रुव रखा गया है, और इस द्विध्रुव पर उस विद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल आघूर्ण लगेगा, क्या वो उसे घुमाने का प्रयास करेगा। और जब कभी भी घुमाने के प्रयास में दोनों साइड से बल लगाए जा रहे हो तो उसे बल नहीं बल्कि बल आघूर्ण हम कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं आपसे ये कहने वाला हूँ, ये विद्युत क्षेत्र है कोई, और आप इसे देख ही रहे हैं कि ये एक समान है। अगर इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई तो दिशा समान होगी, और इसलिए ये एक समान है। टॉपिक हमारा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि कोई द्विध्रुव रखा गया है, मैं इसे इस प्रकार से रख रहा हूं। और हमें यह भी पता है कि द्विध्रुव कब बनता है, जब एक माइनस का आवेश और एक प्लस का आवेश अत्यल्प दूरी पर हो। समान परिमाण परंतु विपरीत जाति के या विपरीत प्रकृति के जो आवेश है वो यदि अत्यल्प दूरी पर विद्यमान हो तो बनता है द्विध्रुव। और आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने लिया है और उसमें अपने टॉपिक के अनुसार मैंने रख दिया है एक द्विध्रुव, एक माइनस और एक प्लस का आवेश। और आपको पता है कि द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये दूरी 2a होती है, तब जाकर के बनता है द्विध्रुव, यानी 2a मान के चलते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे मैंने जो द्विध्रुव रखा है ये इस प्रकार से मैंने तिरछा रखा है, कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा, और हम इसे सीधा भी रख के देखेंगे और हम इसे लंबवत भी रख के देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव को ये टिका दिया है। मैं आपसे कहता हूँ कि ये इसका A बिंदु है और ये इसका बिंदु B है। बिंदुओं के नाम दिला दे तो बड़ी आसानी होगी। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो बल आघूर्ण है, ये बल आघूर्ण हम इसे टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क कह सकते हैं हम इसे, बल आघूर्ण टॉ। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला ये है कि बल इंटू बलों के बीच की दूरी, बल इंटू बलों के बीच की, याद रहे, लंबवत दूरी। कौन सी वाली दूरी? लंबवत दूरी। देखिएगा, बल तो नॉर्मली हम किसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु पे हम लोग धक्का लगाते हैं वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, वो होता है बल। और हमने बल की परिभाषा भी पढ़ रखी है ना, कि बल क्या है? बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश करती है। दोस्तों बल के लिए तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यदि बल आघूर्ण की बात की जाए तो कोई भी वस्तु, इसके पहला जो इसका सिरा है इस पर यदि मैं इस दिशा में बल लगाता हूं और दूसरा जो सिरा है इस पर उस दिशा में बल, यानी इस प्रकार से जब इस पे बल लगता है तो हम कहते हैं बल नहीं, बल आघूर्ण। उसका जो परिमाण होता है वो बल आघूर्ण के बराबर होता है, जिसे हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने दैनिक जीवन में ऐसा किया ही होगा, जैसे कि पानी की जो नल होती है उसको खोलने के लिए एक बल इधर और एक बल इधर लगता है, और वो बल आघूर्ण के रूप में है। दोस्तों दोनों बल यहाँ लग रहे हैं, एक इस सिरे पे लग रहा है, दूसरा इस सिरे पे लग रहा है, तो उन दोनों बलों के बीच की ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तरफ आपको दिख रही है,
यदि ये द्विध्रुव यहाँ पे इस रूप में खड़ा है तो द्विध्रुव के इस सिरे पर बल लगेगा, इस सिरे पर मतलब जो बी वाला जो सिरा देख रहे हैं उस पर बल लगेगा इस दिशा में, और इस दिशा में यदि उस पर बल लगेगा तो वो उसे झुकाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, इस द्विध्रुव को सीधा करने की कोशिश करेगा। यहाँ इसके केंद्र से, हमें पता है द्विध्रुव का केंद्र होता है, केंद्र से इसे घुमाने का प्रयत्न करेगा। मतलब इस सिरे पर ये जो ए वाला बिंदु है इस पर बल ऊपर की ओर होगा, यानी इधर की ओर बल होगा, और ये इस रूप में घूमने का प्रयत्न करेगा। और हम कहेंगे कि दोनों ही प्रकार के ये जो बल लग रहे हैं बल आघूर्ण के रूप में है, साथ ही ये इसे घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण चीज क्या है, यहाँ अगर हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है, ये और ये बल आघूर्ण ज्ञात करना है हमें, तो हम इसके बीच की दूरी को भी कहेंगे और ये जो बल लग रहे हैं उनके लिए भी। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है, बल आघूर्ण यदि आपको निकालना है तो बल इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोस्तों आपको पता है कि ये टॉ और ये आपका बल F गुण है बलों के बीच की दूरी, लेकिन लंबवत। दोस्तों ये वाली दूरी काम में नहीं आने वाली है, काम में आने वाली है ये लंबवत दूरी। अगर मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ से सीधी रेखा खींचता हूँ तो ये लंबवत बनेगी, और इस बिंदु को मैं नाम दिला देता हूँ C। तो बल इनटू बलों के बीच की दूरी, बल आघूर्ण के लिए ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं, और बलों के बीच की दूरी का मतलब है कि लंबवत दूरी यानी ये वाली दूरी B और C। तो F इंटू BC ये फॉर्मूला है किसके लिए, इसके लिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये BC जो भुजा है ये तो केवल मैंने नाम दिलाया है और उसके तरीके से मैंने B और C कह दिया, लेकिन ये B और C असल में ज्ञात कैसे होगा ये बात भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कोशिश करता हूँ और वो कोशिश B और C के लिए। दोस्तों आपको पता है कि अगर मैं हल्का से हल्का यानी कि अगर मैं साइन थीटा लेके चलता हूँ तो वो लंब बट्टे क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण होता है। अच्छा साइन थीटा लंब यहाँ पे कितना है, तो लंब हमें पता है कि BC है, लीजिए BC बट्टे, अगर कर्ण की बात की जाए तो वो 2a है। ये कर्ण कितना देर का है, 2a, यानी यहाँ से मैं अगर BC ज्ञात करना चाहता हूँ तो 2a कौन सा थीटा, साइन थीटा। तो आपको पता है कि मैंने जैसे तैसे इस BC का मान यहाँ पे निकाल लिया है। और एक चीज़ आपको और याद आ रही होगी कि तीव्रता के पदों में यदि हम बल का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो QE तीव्रता के पदों में बल का जो फॉर्मूला है, बल F बराबर QE, Q यहाँ पे आवेश और तीव्रता को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे E। दोस्तों ये दोनों ही फॉर्मूले में यहाँ पे रखता हूँ तो जो हमारे बल आघूर्ण का यानी टो का जो मान है वो क्या बनता है, F की जगह तो मैंने रख दिया Q गुणे E, और BC की जगह है 2a कौन सा थीटा, साइन थीटा, 2a साइन थीटा। यहाँ एक चीज़ और आपको देखने को मिल रही होगी कि Q और 2a इन दोनों का गुणा। हमने जब द्विध्रुव पढ़ा है तो द्विध्रुव में हमने क्या देखा है कि द्विध्रुव आघूर्ण जो P है वो Q इंटू 2a के बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P। तो यदि इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे मैं P कर देता हूँ तो दोस्तों PE साइन थीटा ये फॉर्मूला आपके पास बचता है। अब यदि इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो आपको लग रहा होगा कुछ कैसे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्रॉस मल्टीपल के लिए। अगर हम A क्रॉस B करते हैं तो हमें पता चलता है कि AB साइन थीटा, और ये चीज़ हमने 11th क्लास में पढ़ रखी है। क्रॉस गुणा जब AB का किया जाएगा तो AB साइन थीटा होगा, यानी यदि मेरे पास AB साइन थीटा है तो मैं उसे A क्रॉस B लिख सकता हूँ। तो यहाँ PE साइन थीटा है, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P क्रॉस E, तो टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E। अगर इसका क्रॉस मल्टीपल किया गया, यदि इसका सदिश गुणा यहाँ पे किया गया तो ये इसका आंसर होगा। कहने का मतलब बलागुण का जो फॉर्मूला है, कोई द्विध्रुव जब एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर जो बल आघूर्ण लगेगा वो बल आघूर्ण इतना होगा। अच्छा ये फॉर्मूला भी आप काम में ले सकते हैं, और यदि कंडीशन इसकी हुई तो ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पे काम में ले सकते हैं जो कि बल आघूर्ण के रूप में होगा। दोस्तों कुछ स्थितियाँ यहाँ पे है, जैसे मैं एक एक करके सारी स्थितियाँ आपको बताने जा रहा हूँ फिलहाल, और वो स्थितियाँ क्या है देखिएगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि जो कोण है
पहली स्थिति, और ये आप लिख देना यहाँ पे कि विशेष स्थितियाँ। पहली स्थिति में आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि ये जो द्विध्रुव यहाँ पे रखा गया है, फिलहाल कोई भी विशेष इसका एंगल नहीं है, ये ऐसे ही तिरछा खड़ा कर दिया गया है, लेकिन यदि इसे 0 डिग्री से रखा जाता, यदि 0 डिग्री से रखा जाता मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो ये जो द्विध्रुव यहाँ पे रखा गया है ये इस प्रकार से न रखा जाता, 0 डिग्री होता मतलब ये इस तरीके से रखा जाता, और तब इस पर इन गुजरने वाली रेखाओं के कारण या विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता वो कितना होता। तो देखिएगा मेरे पास बल आघूर्ण के लिए फॉर्मूला क्या है। बल आघूर्ण के लिए फॉर्मूला है टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। दोस्तों अगर यहाँ पे थीटा साइन कितने डिग्री हो जाए, 0 डिग्री, और हमें पता है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 को सबसे गुणा किया तो कितना हो गया 0। यानी अगर इस विद्युत द्विध्रुव को ऐसे न रख करके अगर 0 डिग्री से मतलब ऐसे रखा होता, अगर इसे सीधा रखा होता, तो ये जो भी एक समान विद्युत क्षेत्र है इसके कारण लगने वाला बल आघूर्ण जो होता वो क्या हो जाता 0, यानी इस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगता। और हमें पता भी है कि हवा में जब भी हवाएं चल रही होती है, तूफान आ रहा होता है, तो यदि कोई पृष्ठ हम इस रूप में रखें तो वो उड़ के चला जाएगा, उस पर जो हवाएं होंगी वो ज़्यादा प्रभाव करेगी। लेकिन अगर कोई पृष्ठ ऐसे रखा गया है तो हवाएं पास से होकर गुजर जाएगी, वो उस पर बल नहीं लगाएगी। तो ठीक वही बात है, एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि ये जो द्विध्रुव है इस रूप में रखा गया है तो ये सीधा हो जाएगा, मगर ऐसे ही रख दिया गया है तो उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, है ना। उस पर वो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस रूप में गुजर जाएगी, वो इस पर बल डालेगी ही नहीं। तो ये होगा। ये जो अवस्था है दोस्तों, ये इसकी स्थायी साम्यावस्था होती है। कौन सी वाली? स्थायी साम्यावस्था। ये पहली स्थिति है अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो। यदि कोई द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में 0 डिग्री से रखा हुआ है तो वो उसकी कौन सी अवस्था है? स्थायी साम्यावस्था है। आप यहाँ पे दूसरी स्थिति को भी देखें। दूसरी स्थिति में आपसे कहने वाला हूँ कि यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, यानी द्विध्रुव को ऐसे नहीं और इस तरीके से रख दिया जाए, फिर भी वो पैरेलल ही है, तो यदि ऐसे रखा गया तो हमें पता है कि बल आघूर्ण जो होगा टो इज इक्वल टू पी ई और साइन 180 डिग्री हो जाएगा। हमें पता है कि साइन 180 भी अगर किया गया तो यहाँ पर टो का मान सबसे 0 से गुणा किया तो 0 हो गया, टो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 0 प्राप्त हो जाएगा। ये भी इसकी साम्यावस्था है, लेकिन ये साम्यावस्था स्थायी नहीं है, ये तो स्थायी है। अगर द्विध्रुव ऐसे पड़ा है, कोई भी बल उस पर नहीं लगेगा, वो उसकी अवस्था में ही रहेगा। बल नहीं लगेगा तो वो अपनी अवस्था में ही रहेगा, और ये स्थायी है। स्थायी साम्य वो हमेशा वैसी ही अवस्था में रहेगा। लेकिन यदि 180 डिग्री से उसे रखा गया तो उसकी साम्य अवस्था तो होगी, लेकिन अस्थायी होगी। अस्थायी साम्यावस्था, ये अस्थायी साम्यावस्था है जो मैं आपको दूसरी स्थिति के रूप में बता रहा हूं। दोस्तों तीसरी जो स्थिति है, स्थिति विशेष स्थिति, कौन सी वाली? तीसरी वाली। और उसमें मैं कह रहा हूं कि यदि थीटा 90 डिग्री हो, यानी इस द्विध्रुव को न तो ऐसे न ऐसे बल्कि इसे सीधा ऐसे रखा जाए। ये जो तिरछा रखा हुआ है इस द्विध्रुव को यदि ऐसे रख दिया गया तो क्या होगा? तो हमें पता है कि टो जो है वो कितना है? पी ई साइन थीटा, और साइन यदि 90 लिया गया, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे टो जो होगा वो पी ई से 1 से गुणा किया तो यही आ गया पी ई, यानी ये होगा। और ये जो स्थिति है दोस्तों ये है अधिकतम, यानी अब इस पर जो बलागुण होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर खड़ा द्विध्रुव वहाँ पे रख दिया गया है तो जो बल रेखा है उस पर बल डालेगी वो ज़्यादा होगा, यानी अधिकतम होगा। तो बल आघूर्ण का मान यहाँ पे अधिकतम है। ये स्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था और टो जब भी थीटा 90 डिग्री हो, जब लंबवत रखा गया हो, रेखाओं के लंबवत, तो क्या होगा? यहाँ पर बल जो लगेगा, बल आघूर्ण का जो मान होगा वो टो यहाँ पे अधिकतम होगा। इससे अधिकतम वाली कोई स्थिति नहीं है, और बाकी स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था है। तो यहाँ हम बलागुण ज्ञात कर चुके हैं। आपको पता है कि यदि बलागुण के मात्रक के बारे में हमें पूछ लिया गया कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या है, दोस्तों बल आघूर्ण टो का फॉर्मूला है बल इंटू बलों के बीच की दूरी। तो बल का मात्रक इंटू दूरी का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन इंटू दूरी का मात्रक हमें पता है क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर।
ये मात्रक हो जाएगा बल आघूर्ण का। साथ ही अगर बल आघूर्ण की क्या पूछ ली जाए आपसे, विमा पूछ ली जाए, तो विमा के लिए आप क्या कहेंगे, बल की विमा इंटू दूरी की विमा। बल की विमा mlt-2 होती है और इंटू दूरी की विमा जो कि L1 के रूप में है। यहाँ अगर देखा जाए तो m1 L1 और 1 L2 हो जाएंगे और t-2 ये विमा होगी किसके लिए, बल आघूर्ण टो के लिए। आपको ध्यान रखना है कि बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो है बल इंटू बलों के बीच की दूरी, लेकिन कौन सी वाली दूरी, लंबवत दूरी। ये याद रहे कि हम बीच की दूरी 2a न लेकर के चलेंगे, बल्कि सीधा जो लंबवत दूरी होगी इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे, लंब डालेंगे और लंबवत दूरी को यहाँ पे मान के चलेंगे। तो वो होगा, हमें लंबवत दूरी नहीं दे रखी थी, इसलिए हमने बी और सी जो BC है इसको साइन थीटा के माध्यम से कैलकुलेशन करके 2a साइन थीटा इसका मान रख दिया। और जैसे ही रखा तो हमें पता चला कि क्रॉस मल्टीपल की ये चीज़ क्या होती है, बराबर। और क्रॉस मल्टीपल इसलिए इस PE साइन थीटा को P क्रॉस E के रूप में हम इसे रख चुके हैं और यहाँ हमें मान प्राप्त हुआ है टो का। आगे बढ़ते हैं और ये चैप्टर दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है, इतना ही। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो टॉपिक ये बचा है आवेशों का क्वांटीकरण। दोस्तों आवेशों का जो क्वांटीकरण है वो टॉपिक अगले ही अध्याय में डिटेल से है और इसलिए हम वहाँ पे इसको अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर है तो यहाँ क्यों पढ़ना, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। और बाकी जो सारा चैप्टर है वो आपके कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके आंकिक प्रश्नों की। दोस्तों न्यूमेरिकल्स मैंने पहले भी कहा है कि मैं सारे करवाऊंगा, इसका मतलब सारे होंगे। तो पहला जो आपका आंकिक प्रश्न है वो आंकिक प्रश्न क्या है देखिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं आंकिक प्रश्नों की। आंकिक प्रश्न दोस्तों पहला जो प्रश्न है वो क्या है, देखें। इस पहले प्रश्न में आपको दो आवेश दे रखे हैं। पहला आवेश 2 × 10⁻⁷ कूलाम और दूसरा आवेश 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ये दो आवेश बोले गए हैं और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो दोस्तों 30 सेंटीमीटर है। तो आपको बल ज्ञात करना है, इन दोनों आवेशों के मध्य बल कितना लगेगा। तो देखिएगा जो प्रश्न आपको दे रखा है वो ये दे रखा है कि 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हो तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। बल का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका पहला प्रश्न है। दोस्तों इस प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया है वो लिखना है। हमें दे रखा है आवेश का मान, पहला आवेश Q1 2 × 10⁻⁷ कूलाम, ये कहा गया है। हमें दे रखा है Q2 यानी दूसरे आवेश का मान और वो है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। दोनों आवेश कहा गया है कि इन आवेशों के बीच की दूरी यानी r, और वो कहा गया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दोस्तों अगर मीटर में बदला जाएगा तो 0.3 मीटर। हमें ध्यान रखना है कि जब भी ये आवेश कूलाम में हो तो हमें ये मीटर लेके चलना है। तो अगर नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो आपको उसे मीटर में कन्वर्ट करके देखना है। ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं और हमें अच्छे से पता है कि कूलाम का जो फार्मूला है वो क्या कहता है। तो हम सीधी सी बात करेंगे कूलाम नियम से। कौन से नियम से? कूलाम नियम से। आप ध्यान रखें कि आपको दो आवेश दिए गए हैं, ये आवेश Q1 है और ये आवेश कौन सा है, Q2 है। इनके मध्य की जो दूरी है वो है आपके 0.3 मीटर। अब इन दोनों के मध्य लगने वाले बल की गणना आपको करनी है। तो कूलाम बल का एक फॉर्मूला हमें बताता है KQ1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर। KQ1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर। दोस्तों K जो है वो यहाँ पे नियतांक का काम करता है और इसका जो मान है वो है 9 × 10⁹ गुणे Q1 जो है, इस Q1 का मान हमारे पास 2 × 10⁻⁷ है। तो लीजिए 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2।
Q2 का मान हमें दे रखा है 3 × 10 की घात -7, तो लीजिए 3 × 10 की घात -7 कूलम बट्टे r², मतलब दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है? 0.3 मीटर में बदलने के बाद स्क्वायर है मतलब 0.3 और इससे गुणा किया जाएगा। दोस्तों इस घातों को मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ। 10 की घात 9 प्लस में, 7 माइनस में और 7 माइनस में, माइनस के 7 और माइनस के 7, 10 की घात माइनस के कितने हो गए? 14 गुणे इधर 10 की घात प्लस में कितने हैं? 9, और बाकी जो आंकिक मान आपके पास है 3, 2 और 9, 3 गुणे 2 गुणे 9 ये है आपके पास। और उसके बाद 0.3 को 0.3 से तो 0.09 ये इसके लिए होगा। आप ज्ञात कर रहे हैं बल। दोस्तों 10 की घात 9 और 14, प्लस के 9 है, प्लस के 9 से माइनस के 9 तो कैंसिल हो जाएंगे, 14 में से 9 गए तो प्लस के जो है वो माइनस के 5 बचे। तो लीजिए 9 दूणे 18, 18 3 54, 54 इंटू, यहाँ पर अगर आप देखें तो इनको सॉल्व करने के बाद 10 की घात माइनस में कितना बचेगा? 5 और 0.09, 0.09 किसका मान? बल का मान। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? 54 है और 9 है, इसको मैं यहाँ से दशमलव हटाता हूँ, दशमलव हटाता हूँ तो ऊपर घात 2 बढ़ेगी, प्लस की 2 माइनस के 5 में से गई तो माइनस के कितने बचे? 3, यानी 54 × 10 की घात -3 बट्टे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। दोस्तों ये दशमलव है 2 संख्या के बाद, यदि मैं इस दशमलव को इधर से इधर ट्रांसफर करता हूँ तो 1 और 2, 2 शून्य ऊपर बढ़ेंगे, मतलब -5 से -3 हो जाएंगे। तो ये हुआ है बल के लिए। अच्छा ये अगर इससे काटा जाए तो ये 6 बार कटेगा, यानी बल का जो मान है 6 × 10 की घात -3 होगा। 6 × 10 की घात -3। आप ज्ञात क्या कर रहे हैं? बल ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए ये जो मान है ये आपको न्यूटन में मिलेगा। तो इस तरीके से ये पहला प्रश्न आपको सॉल्व करना है। और पहले प्रश्न में कुछ नहीं, बस कूलाम के नियम के आधार पे हमें इसे सॉल्व करना है। कूलाम नियम का फॉर्मूला रखना F = K Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर। यदि आप K को 1/4πε0 रखते हैं, बात वो की वो है, लेकिन कैलकुलेशन लंबी होगी। सीधा सा K रखा और K का मान 9 × 10 की घात 9 जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं वो रखा, दोनों आवेशों का मान बट्टे दूरी का स्क्वायर किया और फिर गणना की। गणना करते समय दोस्तों ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम 10 की जो घात दे रखी है उसको निपटाते चले। तो 10 की घातों को सबसे पहले सॉल्व करना है, माइनस प्लस काटना है और उसके बाद आपको इस रूप में करना है। तो अंतिम जो हमारा आंसर है, यानी हमें इस प्रश्न में पूछा गया था कि बल का मान ज्ञात कीजिए, और वो हमारे पास 6 × 10 की घात -3 हो गया है। तो दोस्तों ये था आपका पहला प्रश्न। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। इजाज़त चाहेंगे आपसे, मिलेंगे अगले वीडियो में और लेके आएंगे ढेर सारे प्रश्न, और पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको सॉल्व करवाएंगे, और कुछ और भी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से वो भी आपको करवाएंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहें। धन्यवाद।